आर्टिकल 36 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 में क्या बता रखा है? आर्टिकल 36 में बता रखा है सबसे पहले क्या, स्टेट का मतलब क्या। सेम वही मतलब है जो पहले था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और इनकी सारी मशीनरी, ठीक है ना। मशीनरी बोले तो सरकार के अंदर जो डीएम, वीडियो, ठीक है, आपके जितने भी सरकारी कर्मचारी है, पुलिस प्रशासन है, कानून अगर प्रशासन के रूप में है तो, ठीक है ना, न्याय व्यवस्था के रूप में नहीं, मतलब कि न्याय व्यवस्था इन द सेंस कि जब वो एज अ जुडिशरी, मतलब कि जब आपको फैसले दे रहा हो तब नहीं है, जब एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे है तो मतलब कि कानून व्यवस्था भी, प्लस कोई कंपनी है सरकार की, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी, वो सारी की सारी स्टेट के अंदर आएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो स्टेट की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है स्टेट की, ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। स्टेट की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है। सेम मैंने आपको बताया ना कि दोनों के दोनों आर्टिकल पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दोनों के दोनों क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। तो जो स्टेट की डेफिनेशन वहाँ पे होगी वो यही यहाँ पे भी तो होगी, सेम ही तो है, बस ये है कि वो अधिकार आपको इन्फोर्स कर दिए गए हैं और ये अधिकार अभी आपको इन्फोर्स नहीं हुए। फिर क्वेश्चन आ गया कि मतलब क्या, मतलब कि कुछ अधिकार पहले दे दिए गए, कुछ अधिकार बाद में दे दिए गए, मतलब क्या है कि अधिकारों की लिस्ट दे दी है आपको डीपीएसपी के अंदर कि ये हम भविष्य में देंगे, लेकिन उसको लीगल सेंसन नहीं दिया हुआ है। लीगल सेंसन का मतलब क्या है? जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट में अगर कोई चीज़ नहीं दी जा रही थी, जैसे आपको बोलने का अधिकार दिया गया है और अगर वो अधिकार आपको यूज़ नहीं करने दिया जाएगा तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाओगे। लेकिन मान लो कि अगर डीपीएसपी में दिए गए अधिकारों का अगर पालन नहीं करती है सरकार, उसके लिए अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपको सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आर्टिकल 37 बनाया है। आर्टिकल 37 में उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि दैट डीपीएसपी shall not be enforceable in the court of law। किसी भी कोर्ट के अंदर इन्फोर्सेबल ही नहीं है ये। अब जैसे जाएंगे आप इसका केस लेकर, आप बोलेंगे कि सर राज्य सरकार हमारी ये बात नहीं मान रही या केंद्र सरकार हमारी ये बात नहीं मान रही, पंचायत की व्यवस्था नहीं दे रही। अब तो खैर मान लो ये है, जैसे मैं पंचायत नहीं, कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो आज भी नहीं है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और आप उसको लेकर केस करने जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई केस करेंगे, हालांकि वो क्या होता है वो मैं आपको भी बताऊँगा, लेकिन आप मान लो उसका कोई केस करने जा रहे हो और वो केस करने अगर आप कोर्ट पहुँच गए तो कोर्ट आपको भगा देगा, 4 सुनाएगा अलग से, इसीलिए बच चले जाना, ठीक है ना। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि बेटा डीपीएसपी जो है वो कानूनी वैधता के अंदर नहीं आती, सरकार पे कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। अभी सरकार की इच्छा होगी, सरकार की औकात होगी तो सरकार आपको देगी, ठीक है ना। कौन सी औकात? आर्थिक औकात, मतलब इकोनॉमिक कैपेसिटी। यार इंग्लिश कभी कभी अच्छी लैंग्वेज है यार, कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। मतलब आप इसमें कुछ बोले ना तो सामने वाला पर्सन जो है बड़ा आपको मतलब एक ऐसे एक बार आया है, एक फ्रेंड कह रहा यार नए कपड़े पहन के कैसा लग रहा हूँ मैं पढ़ने में डिस्टर्ब किया जा रहा। मैंने कहा भाई मान जा यार। तो मैंने बोला यू आर लुकिंग लाइक अ इवेंच। उन्होंने बोला इवेंच, उसको लगा कोई अच्छा बोल रहा है भाई, थैंक यू भाई, ये मतलब था हिजड़ा। तो इसीलिए कभी कभी ये लैंग्वेज का बड़ा वो है, तो ध्यान रखेंगे। दिस शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। सरकार के ऊपर लीगल सेंसन नहीं है अभी, सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सरकार की इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी तो देगी, दैट इज़। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि देखो हमारा ये जो देश है ना, ये क्या है? ये वेलफेयर स्टेट है। ये बड़ी गहरी वाली बात बोली इन्होंने, ठीक है ना। हालांकि कहते क्या है एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ। लैंग्वेज क्या कहती है? लैंग्वेज कहती है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या है? स्टेट को क्या करना है? सिक्योर करना है। क्या सिक्योर करना है? स्टेट को सिक्योर करना है। क्या सिक्योर करना था भाई? सोशल ऑर्डर। स्टेट को सिक्योर करना है सोशल ऑर्डर, जिससे कि क्या हो सके? वेलफेयर ऑफ द स्टेट हो सके, बोले वेलफेयर ऑफ द पीपल हो सके, सॉरी। मतलब क्या कहने का मतलब कि हमारा जो समाज है वो समाज कैसा है, ये देखो, ये कितना 2-3 आर्टिकल, इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स हैं ना, उसको तो कोई मिस करना ही मत। जैसे आर्टिकल 1 है,
वो बताता है हमारे देश का नेचर, ऐसे प्रिम्बल है, वो हमारे देश का नेचर बताता है कि हम है क्या। ऐसी है आर्टिकल 38, हमारा कहते हैं कि हमारा देश क्या है, हमारा देश है कल्याणकारी, कल्याणकारी समाज है, कल्याणकारी देश है हमारा, ठीक है, कल्याणकारी राष्ट्र है, या कल्याणकारी राज्य है, ध्यान रखेंगे। ये राष्ट्र और राज्य में फ़र्क होता है, मैं आपको कभी आगे चल के बताऊंगा, ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, बट कोई नहीं। तो कल्याणकारी देश समाज है हमारा। कल्याणकारी का मतलब होता है, कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि हम सरकार में लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने नहीं आए हैं। हमारा मुख्य काम जो है, हालांकि नियंत्रण भी है, लेकिन संपूर्णतः हमारा काम नियंत्रण स्थापित करना नहीं बल्कि प्रबंधन का कार्य है हमारा। हम जो है मानव कल्याण के लिए हैं, हम समाज कल्याण के लिए, हम राज्य कल्याण के लिए, कल्याणकारी। हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम पुलिस स्टेट नहीं है। ब्रिटेन क्या था, वो पुलिस स्टेट था, उसको यहाँ पे रूल करना था, ठीक है, हमें यहाँ पे सेवा करनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसको राज करना था हिंदुस्तान पे, और हमें सेवा करनी है। राज करने वाले पर्सन को अपने लोगों को, अपने आवाम को नियंत्रण में रखना जरूरी होता है, लेकिन सेवा करने वाले शासक को जो है या सरकार को जो है वो कल्याणकारी उद्देश्य से जो है सरकार को चलाना होता है, सेवा करनी होती है, ठीक है। तो हम किस लिए हैं सरकार के अंदर? सेवा करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, अधिकार करने के लिए, उसको अपना हक समझने के लिए नहीं है। वेलफेयर स्टेट है। अगर जनता किसी समस्या में है तो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम हैं। जनता समस्या में है, उस पर लाठीचार्ज करने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ में प्रोटेस्ट अगर हिंसक हो जाते हैं तो ही आप डंडा उठा सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको जो है कोई आपके ऊपर जो है मतलब कि नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मिलिट्री स्टेट नहीं है हमारा, वहाँ पुलिस स्टेट नहीं है, हमारा वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर की डिमांड, वेलफेयर का दायित्व आप लेके बैठे हैं और वेलफेयर का डिमांड हम कर रहे हैं। हमें वेलफेयर नहीं मिलेगा, भलाई नहीं होगी जनता की, तो जो जनता की भलाई नहीं होगी तो फिर आवाज़ उठेगी। तुम डंडे उठाओ, हम आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। तो ये चलता रहेगा, लेकिन आई थिंक रेजिंग वॉइस से बेटर है कि रेजिंग ऑफ थॉट्स, विचारों को उठाए। सो दिस इज़ द आर्टिकल 38 जो कहता है कि हम क्या है, कल्याणकारी समाज है। आर्टिकल 38, उसके बाद हम आर्टिकल 39 से असली कहानी शुरू है। अभी तो बस मैं आपका माहौल बना रहा हूँ कि डीपीएसपी को पहले थोड़ा सा फील कर लो आप। आई होप कि थोड़ा बहुत फील हुआ होगा आपको। बाकी आप अगली क्लास के अंदर कंप्लीट पिक्चर जो है मैं आपको बता दूंगा। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव? 10 मिनट्स वी हैव। तो बहुत बातें हो सकती है यार, अभी तो इतनी बातें हो सकती है कि मतलब पूछो मत। तो आर्टिकल अभी कर लेते हैं थोड़ी बात, ठीक है ना, उसके बाद 2-3 आर्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद आर्टिकल 40 तक तो एटलीस्ट निपटा ही दे। आर्टिकल 38 कहता है कि भाई हम क्या सिक्योर करेंगे, हम जो है सोशल ऑर्डर को सिक्योर करेंगे। हम जो है अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज़ नॉट अ पुलिस स्टेट, इंडिया इज़ नॉट अ मिलिट्री स्टेट। अंडरस्टैंड? हमारा लक्ष्य क्या है, वेलफेयर करने का। इसीलिए आप भी कल को डिप्लोमेट बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, और आप नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा, ठीक है। तो जब कल को ब्यूरोक्रेट आप बनेंगे ना, डिप्लोमेट कल को बनेंगे, तो ध्यान रहे कि डंडे चलाकर नहीं, ठीक है, कानून का डर दिखा के नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण को दिमाग में लेकर जो है देश का निर्माण करना है, देश का विकास करना है, ठीक है ना। हम कल्याण करने के लिए हैं, हम सेवा करने के लिए हैं। हम कौन हैं? हम सेवक हैं। वी आर द सिविल सर्वेंट्स। हम लोगों के कौन है? सेवक हैं। हमारा काम है जो पंक्ति में आखिरी छोर पे भी जो खड़ा है ना इंसान, उस तक इंसान तक जो है हम लाभ को पहुंचा सके, उस तक इंसान तक जो है हम सेवा को अपनी दे सके। और वाकई देश बड़ी समस्या में है। जो रियलिटी है, देश समस्या में नहीं है। ग्लोरिफिकेशन करके दिखाना पड़ता है सरकार को, भाई सरकार नहीं रहेगी ना,
रियलिटी तो यही है, ऊपर ऊपर से सब कुछ का बेनिफिट दिख रहा है, अंदर से लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, 2005 में मनरेगा आई, खूब शोर मचाया कि यार मनरेगा इज़ अ वेरी बैड पॉलिसी, ये जो है गड्ढा खोदने का जो है एक जुगाड़ बना रही है सरकार, इसी के नीचे से जो है सरकार खजाना निकालेगी देश का सारा। तो इस तरह से मनरेगा के बारे में जो है ग्लोरिफिकेशन किया गया उस टाइम पे कि ये बड़ा बेकार पॉलिसी है ये है। आज लगभग 2,30,00,000 लोग जो हैं इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और मैं उनसे परिवार चलते हैं। रोटेशन करेंगे तो पता नहीं, अगर रोटेट करेंगे तो पता नहीं कितना ज़्यादा हो जाएगा नंबर। जिस मनरेगा को आप गलत बता रहे थे, आज उस मनरेगा से इतना फ़ायदा क्यों दिया जा रहा है भाई, और इतना ही बेकार था। और मनरेगा से अगर इतना बेनिफिट दिया जा रहा है, मनरेगा किसको मिलता है हैं भाई? ये निम्न स्तर का जो है कार्य है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे कुछ मैंने बोल दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऊपर के स्तर के काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है ऊपर के स्तर के, तो थक हार के लोग ये कर रहे हैं। और क्या रियलिटी नहीं है? एमटीएस के एग्ज़ाम के अंदर पीएचडी के बंदे अप्लाई कर रहे हैं, बताओ, इट्स अ रियलिटी। इतना बुरा हाल पता चल जाता है, पढ़ने लिखने वाले लोग समझ जाते हैं। ठीक है, अब जब आप शमशान घाट के ऊपर जीएसटी लगाएंगे ना तो आइडिया लग जाता है कितने बुरे दिन आ रहे हैं आपको यहाँ से लेना पड़ रहा है। देश में पैसा बहुत बढ़ रहा है। 23 करोड़ लोगों को जो है 2004 से लेकर 14 तक के बीच में सरकार जो है यूपीए गवर्नमेंट ने जो है बाहर निकाला था गरीबी से, और अभी वो 23 करोड़ नीचे जा चुके हैं फिर से, जो गरीबी रेखा से फिर नीचे है। समझो कि इनका हमारा देश ग्रो बहुत कर रहा है। हमारे देश के अंदर पोटेंशियल की तो खैर बात ही छोड़ दो, जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड लेके बैठे हम, 64.3% का डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा। मतलब कि इतने परसेंट लोग हमारे यहाँ कमाने वाले हैं, तो वो तो बात ही छोड़ दो कि हमारे अंदर पोटेंशियल है नहीं है। पोटेंशियल बहुत है हमारे अंदर, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं हो पा रहे हैं सही से। किसी दिन तसल्ली से बात करूंगा इन सब चीज़ों पर डिटेल में। ठीक है, अभी क्या है कि पॉलिटी है, अब ये इकोनॉमी का मैटर हो जाता है, और ये चीज़ें इग्नोर करके मत चलना, क्योंकि हम पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट है वो अलग बात है, लेकिन सब कुछ सबका इंटरकनेक्शन है, सब कुछ की कनेक्टिविटी है, सब कुछ एक चीज़ से जुड़ी हुई है। हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पोस्ट गवर्नेंस, जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स, इन्वायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री उसके अंदर जो आ जाती है, फिजिक्स, बायो, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, ह्यूमंस का बेटरमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, मानव विकास होता है। इससे मानव और बेहतर तरीके से जो अपने आप को इस दुनिया के अंदर रख पाता है या आगे बढ़ा पाता है। और इन सब चीज़ों को पढ़कर हम किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? ह्यूमंस को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से काम होगा। इसीलिए आर्ट्स के पीछे, आर्ट्स के आगे हम क्या लगाते हैं? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी। हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमैनिटी पढ़ते हैं। हम ह्यूमंस को पढ़ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स के थ्रू। तो सब कुछ का रिलेशन है यार। किसी को ऐसा तो नहीं कि पॉलिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी को हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज्योग्राफी। सब कुछ जिस जगह पे खड़े हो वो ज्योग्राफी है तुम्हारी, जो अतीत है तुम्हारा इतिहास है, जिसके अधीन हो वो तुम्हारा सरकार, तुम्हारी पॉलिटी है, जिसकी वजह से चल रहे हो जो संसाधन, जो रिसोर्सेज है वो तुम्हारी इकोनॉमी है। जान की सुरक्षा अगर है तो इंटरनल सिक्योरिटी है, बाहरी अगर प्रकोप नहीं है तो इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हैं। प्रशासनिक तौर पे अगर आपका कार्य जो है बड़ी दिक्कत से होता है तो गवर्नेंस खराब है। साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, साफ जो है वातावरण नहीं है तो इन्वायरमेंट बेकार है। ये सब कुछ क्या है? हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं। यूपीएससी और ये सब तो बहुत एंड की चीज़ें हैं। पहले समझो, कनेक्टिविटी करना ज़रूरी है चीज़ों का, और जब कनेक्टिविटी करके आप जो चीज़ें समझेंगे। बट खैर, सो दिस इज़ ऑल सेट कि यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल 38 ये कहता है कि वी आर द वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट का काम क्या है? कि वेलफेयर करना। आर्टिकल 39 जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। संजय टाइम देखिएगा, 10 मिनट है। अरे इतने में तो फिर
ओके, आर्टिकल 39 कहता है क्या? आर्टिकल 39 में बता रखा है, देखो आर्टिकल 39 में क्या है कि सरकार जो है कुछ पॉलिसीज का ध्यान रखेगी। ओहो, आर्टिकल 39 कहता है कि सरकार कुछ पॉलिसी का ध्यान रखेगी। पहली बात क्या कि मेन एंड वीमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अपनी इनकम को कमाने का क्या होना चाहिए? मेन एंड वीमेन हैव इक्वल राइट टू हैव एन एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है इक्वल मिले, जिससे कि वो अपनी जीविका कमा। लाइवलीहुड मतलब क्या? जीविका। जो मीन्स हैं उसके जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले किसके लिए? मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए। मैं थोड़ा सा वर्ड ही चेंज कर ही देता हूँ, हालांकि बात तो वहाँ भी अच्छी हो सकती थी, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना, लाइवलीहुड के लिए। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब जो है आपने सारी की सारी पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की हुई है, वो सारी की सारी पॉलिसी जो है उसमें सिर्फ मेंस को ही अलाउ कर रखा है काम करने के लिए, विमेंस को कर ही नहीं रखा। जैसे मान लो रेलवे एक नौकरी निकालता है और रेलवे इस नौकरी को निकालने में, रेलवे एक नौकरी में कहता है कि हमारे यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे आपका रेलवे प्लेटफॉर्म की नौकरी है, वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, या वहाँ पे हमें जो है आई विल से कि मतलब वहाँ पे जो है हमें सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए जो है स्टाफ चाहिए। अब सिक्योरिटी पर्पज़ से स्टाफ की वैकेंसी निकाली जा रही है और उसमें सिर्फ मेंस अलाउड है, वुमेन्स को है ही नहीं। तो आपने क्या कर रखा है? इनकम को कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है सिर्फ मेंस के लिए छोड़ी, वुमेन्स के लिए रखी ही नहीं। तो ये कैसे मौका मिलेगा उसे पैसे कमाने का, या कैसे अपनी लाइवलीहुड को बढ़ाने का? और समाज में भी इस तरह की चीज़ें, देखो ध्यान रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज पे भी है, ऐसा नहीं है कि सरकार, इसमें समाज भी आएगी। समाज को भी ये सब चीज़ें देख के चलनी है। कुछ चीज़ें हमारे लिए भी है, हमें भी इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपने मेल्स को पढ़ने का मतलब जो है अपने यहाँ पे बच्चों में लड़कों को पढ़ने का मौका दिया, लड़कियों को नहीं दिया। उसको लाइवलीहुड कमाने लायक ही नहीं बनने दिया, रहने नहीं दिया। आपने जो है अपने बच्चे को बाहर जो है अपने स्टेट के बाहर जाकर जो है एजुकेशन का मौका दिया, लेकिन अपने लड़की को जो है मौका ही नहीं दिया। आप इस तरह से मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है ख़त्म कर रहे हैं। और ऐसा भी अगर आपके राज्य के अंदर हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ये इंस्ट्रक्शन है कि अपॉर्चुनिटी जो है बराबर रखी जाए। और ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये दूसरा पॉइंट है। क्या? नहीं, अच्छा नहीं, ये वाला। दूसरा ये है कि ऑनरशिप जो है इनकम का किसी एक के हाथ में ना आए, ये बात ध्यान रखनी है। ऑनरशिप जो है किसी एक पर्सन के हाथ में ना आए। ऑनरशिप जो है ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज जो है वो सारे के सारे किसी एक पर्सन के हाथ में ना आए, ठीक है। सारे के सारे जो हैं कह रहे कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। ऐसा ना हो कि ओनरशिप जो है और कंट्रोल जो है मटेरियल रिसोर्सेज का जो है वो किसी एक पर्सन के पास या किसी एक कम्युनिटी के पास है, बाकियों के पास नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास जो है मटेरियल रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? आपका इक्वली पहुँचे। क्योंकि देखो वही वाली बात है, पहली बात तो मेंस एंड वीमेंस को इक्वली बाहर आने का मौका दिया जा रहा है, इक्वल जो है मीन्स दिए जा रहे हैं किसके लिए? लाइवलीहुड कमाने के। दूसरा क्या है कि भाई जो ऑनरशिप है किसके लिए? मटेरियल रिसोर्सेज के, उसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो है कंट्रोल ना हो, जिससे क्या हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए। तीसरा पॉइंट यही है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। अभी मैं इसी की बात कर रहा था। देखो मेटल रिसोर्सेज का ओनरशिप जो है किसी एक, जैसे वही वाली बात है, मेंस एंड वीमेंस दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये तो चलो ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद जो है
दूसरी बात क्या कि ऑनरशिप जो है वो मेटल रिसोर्सेज का किसी एक कम्युनिटी, किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो, जिससे कि अगर उसी पर्सन के हाथ में सारी की सारी जो ऑनरशिप होगी तो जाहिर सी बात है सारा का सारा वेल्थ वही इकट्ठा करके बैठेगा। अंबानी के ऊपर, अदानी के ऊपर यही आरोप लगते हैं बार बार कि वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे जितने भी टेंडर्स होते हैं इंडिया के अंदर बड़े बड़े, वो सारे उठा रहे हैं। उनके उठाने का मेन रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ वो उठा रहे हैं, अब भाई दूसरा कोई है ही नहीं जो उठा सके। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं कहीं पे देखो, मैं अंबानी अदानी के इनकम के बढ़ने को, वी कैन नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट। उनकी वजह से भी जो है ना देश में बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत से लोगों की इनकम होती है, बहुत से लोगों का काम चलता है। आज सरकार के बस की नहीं थी, सरकार की जो है सरकार का कभी मतलब क्या बोलूँ मैं सरकार की औकात ही नहीं थी कि आपके और हमारे हाथ में फ़ोन दे सके, सिम दे सके और डाटा दे सके। ये तीनों के तीनों काम करने वाले ही अंबानी है। धीरू भाई अंबानी ने ही जो है घर घर तक फ़ोन पहुंचाया था। अगर आप कभी धीरू भाई अंबानी को याद करेंगे, पहले एक ऐड आते थे टीवी पे जिसके अंदर दिखाते थे कि वो पान वाला फ़ोन पे बात कर रहा है, वो कोई जो है नीचे साइकिल पंचर बनाता है वो भी फ़ोन में बात कर रहा है। तो हर किसी के पास फ़ोन। अब लग रहा होगा ना कि यार ये कौन सी बड़ी बात है फ़ोन। उस ज़माने के साथ सोचो ना आप, जब एक फ़ोन होता था घर के अंदर और वो भी कीपैड होता था और वो भी ओल्ड वर्जन, वो भी अपने आप में इतना आकर्षण का जो है ना केंद्र होता था। सारे के सारे घर वाले एक साथ ही आकर देखते थे, अरे भाई क्या अद्भुत चीज़ है। और अगर फ़ोन आ गया तो भाई सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर सिर्फ ये सुनने के लिए कि भाई फ़ोन पे आवाज़ कैसे सुनाई देती है, इसके लिए पूरा का पूरा घर, जिसको फ़ोन चलाना आता होता था घर में तो उसकी तो इतनी इज्जत होती थी घर में पहले के समय में। अगर आपको ब्लूटूथ ऑन करना आता है और ब्लूटूथ से अगर जो फाइल्स एक्सचेंज करना आता है तो भाई साहब क्या ही इज्जत होती है आपकी। उस टाइम पे आई डोंट नो क्या कहते हैं, अभी न्यू कमर्स ऐसा सोच रहे हैं सर जी क्या है ये सब क्या। भाई पुराने ज़माने में, आप उस ज़माने में मतलब फ़ोन किसी को करने पे भी, फ़ोन जो है किसी को करने पे भी बैलेंस लगता था और फ़ोन उठाने पे भी बैलेंस लगता था। जैसे आज करने पे भी फ्री है लगभग और उठाने पे तो फ्री है ही है। उस टाइम पे फ़ोन करने पे भी बैलेंस लगता था और फ़ोन उठाने पे भी। तो ऐसे हालात में जहाँ पर 10-10 रुपये 20-20 रुपये पर मिनट का चार्ज लगता था और फ़ोन करने वाला भी पैसा दे रहा है, फ़ोन उठाने वाला भी पैसा दे रहा है, इस प्रॉब्लम से बाहर लाकर अगर सही मायने में आज इतने फ्री लेवल पे लाके खड़ा किया ना, तो ये भी धीरूभाई अंबानी और अंबानियों का ही हाथ है भाई इसमें, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि सिर्फ अंबानी ही देश में ग्रोथ करे, वो भी करे, वो भी आगे बढ़े। क्या बढ़ेंगे, अब एशिया कवर कर दिया, अब क्या ही बढ़ेंगे। मगर मैं कह रहा हूँ कि सरकार जब इनकम कमाती है ना तो सरकार का पैसा जनता के लिए डायरेक्ट लगता है, समझ रहे हैं आप। गवर्नमेंट की अगर कंपनीज अगर पैसा कमाएगी ना तो वो पैसा सरकार के पास आएगा, लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज पैसा कमाएगी तो प्राइवेट कंपनीज के पैसा कमाने से जो है उनकी ज़्यादातर इनकम प्राइवेट कंपनी ही ले जाएगी, जनता को, सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। तो सरकार जो है इसका ध्यान रखे कि अगर आपको लगता है सरकार का, पहली बात तो सरकार की मेंटालिटी यही हो गई है आज की डेट में। अमेरिका ने क्या किया, पहले तो खुद अमेरिका के सरकार ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने खुद बिजनेस किया। पहले दुनिया भर में इन्होंने अपने व्यापारी भेजे, व्यापार का मॉडल दिया, व्यापार करने के लिए सेना दी, पैसा कम पड़ा तो कैपिटल दिया, सब कुछ दिया, टेक्नोलॉजी दी, सारी फैसिलिटी ला के दी, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा लगाया, खूब डेवलपमेंट किया। और खूब डेवलपमेंट करने के बाद, जब खूब सारा डेवलपमेंट उन्होंने कर लिया, अब वो डेवलपमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो सारा काम हो ही चुका है, अब सब लोग एक लेवल पे आ चुके हैं, तो अब इनकम आप लोग कमाएं, अब जो सरकार जो है ये काम नहीं करेगी। अब सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है कि भाई सरकार जो है बस वो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्वच्छता हो गया, क्लीननेस हो गया, इन सब चीज़ों पे, इन्वायरमेंट, इन सब पे कानून बनाए, ये सब काम करे, रूटीन बेसिस वाला काम करे। और बिजनेस वाला काम जो है वो बिजनेसमैन करे तो ठीक रहता है। उन्होंने पहला ऐसा बना के दिया है, तभी वो लोग फ्री होकर ये काम कर रहे हैं। इंडिया सोच रहा है कि इंडिया शुरू से ही जो है सारी चीज़ें जो है वो आपका जो है बिजनेस सेक्टर पे छोड़ देंगे, वही करेंगे व्यापार, वही इनकम लेके आएंगे, हम बस टैक्स के रूप में कलेक्शन वाले टैक्स कलेक्टर का काम करेंगे और बाकी सारा काम हमारा। ये ना ये वाला काम करने की इच्छा में, ना ये वाला काम सही से कर पा रहे हैं, या ये ना एडमिनिस्ट्रेशन सही से कर पा रहे हैं, ना तो ये वाला। और ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने बेस्ट से बेस्ट हमारे पास जो है बिजनेसमैन है, स्टार्टअप्स इतना बढ़िया बेस्ट से बेस्ट हो रहा है, देखते देखते हज़ारों करोड़ की कंपनी बन जा रही है,
ऐसे ऐसे बिजनेसमैन, यार ऐसे ऐसे बिजनेसमैन के लोगों को जो है सरकार हायर नहीं कर सकती अपनी कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए? क्या सरकार की कंपनी बेस्ट नहीं चल सकती? सरकार अगर कंपनी बेस्ट चलाएगी तो सरकार के जेब में पैसा आएगा। किसी प्राइवेट कंपनी की अगर कंपनीज के शेयर बढ़ेंगे तो उसका पैसा उस प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा, उससे पब्लिक का फ़ायदा नहीं है। अब ये सब चीज़ें कौन समझाएगा? ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स ना। वी कैन नॉट ऑलवेज मेक दीज थिंग्स अंडरस्टैंड कि भाई नहीं आप ऐसे चलो जो कुछ भी है। और हम समझते हैं इस चीज़ को भाई कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं, लेकिन एक हद के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने आप को डेवलप किया, उसके बाद जब सब लोगों के पास पैसा पहुंचा, डेवलपमेंट पहुंचा, तब उन्होंने अपने आप को पीछे किया। हम अभी से इतने बेस्ट से बेस्ट बिजनेसमैन हैं हमारे यहाँ पे ये कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से कंपनी ढूंढ रहे हैं। आप ऐसे प्रोग्राम्स इनके लिए लेके आओ ना यार, कि इनको अपने गवर्नमेंट कंपनीज के लिए हायर कर सके। हमारी जितनी भी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज जो है PSU हमारी जो है लॉसेस में चल रही है। क्यों चल रही है लॉसेस में? और बाद में जब हमारे पास वो हम सही से ऑपरेट नहीं कर पाते, हमने एयर इंडिया हमने जो ऑपरेट नहीं कर पाए, तो हमने जो है टाटा जी को बुला के मैंने कहा जी सर ले लो, आप ही चला दो अब। तो फिर तो वो लेगा ही लेगा। अब ऐसे में हम टाटा जी को गाली नहीं दे सकते कि यार टाटा में देखो जो है सारे के सारे रिसोर्स पे कब्जा कर रहा है। तब ये मटेरियल रिसोर्सेज पे कंट्रोल या ऑनरशिप नहीं है, ये सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि भाई किसी दूसरे बंदे को हैंडल करना पड़ रहा है। और कोई सोचे कि अंबानी अदानी बार बार क्यों कर रहा है, पैसा ही उनके पास है तो करेगा कौन है। अब ये तो अलग बात होगी कि 5,000 करोड़ की क्या कहते हैं जो है तुम्हारा कोई पोर्ट था हैं कांडला का पोर्ट 5,000 करोड़ में सरकार दे रही थी, उसका लीज दे रही थी हैं। सरकार ने एक बार मुझसे नहीं पूछा, बताओ ये कोई तरीका होता है? एक बार तो सरकार को कम से कम रनीश से बात करनी चाहिए थी ना कि रनीश तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, मुझे पहले ये बताओ, तब जाके अदानी को देते। सरकार जो है अदानी के साथ मिली हुई है, अंबानी के साथ साफ साफ मिली हुई है। ये एक बार भी मुझसे आकर पूछा नहीं इन लोगों ने। अभी ऐसे करके मैं गरियाता रहूँ तो हो सकता है लोग मुझे को मारे, पागल बोल कर मुझे निकल जाए, कह रहे भैया दिल के बुरे नहीं है बस पागल है ऐसी बात बोल के निकल जाएगा। गेट द पॉइंट? हाउ मच टाइम वी हैव? हो 2 मिनट्स। हो माय गॉड, मैं बस नाम लिख देता हूँ, समझाऊंगा अगली क्लास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब फिर वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करके बैठेगा तो भाई कैसे नहीं करेगा। डी के अंदर जो है इक्वल पे फॉर मेंस एंड वीमेन, यही है ना भाई, यही है क्या है? हाँ इक्वल पे है फॉर मैन एंड वीमेन, ठीक है। और उसके बाद जो है ई वाला पॉइंट क्या है कि हेल्थ का ध्यान रखना है, किसका? चिल्ड्रन का, ठीक है। आपका जो है चिल्ड्रन के बाद आपका विमेंस का, वर्कर्स का, ठीक है। और सब जुड़े हुए हैं। आप देखो पहले सबको मौका बराबर दो, फिर किसी एक के हाथ में ज़्यादा मौका मत दे देना। अगर वो मौका दे दोगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर लेगा। इससे क्या होगा कि कुछ लोग ज़्यादा कमाएंगे, कुछ लोग कम कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया मेंस एंड वीमेन के बीच में। सेम जो है एफर्ट चाहिए एक काम को करने के लिए, और उसमें मैन और वीमेन को आप लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैन को ज़्यादा वीमेन को कम। हाँ कहीं पे लग रहा है कि एफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को उसलिए ज़्यादा पैसा दे दिया तो वो समझ में आता है। वैसे पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और हेल्थ का ध्यान रखना है, चिल्ड्रन का, वीमेन का, वर्कर्स का, ठीक है ना। ये है आर्टिकल 39। ऐसी पॉलिसी बनानी है सरकार को जिसमें इन सब का ख्याल रखा जा सके। ये है आर्टिकल 39। अगली क्लास में मैं आर्टिकल 40 से आगे बढ़ाऊँगा। तब तक के लिए कोई चीज़ अगर आप लोगों को ठीक ना लगे तो यार कमेंट वमेंट करो, ठीक है, बताओ हमें। और साथ में जो है लग रही है सही क्लास लग रही है तो इसको और लोगों को भी कनेक्ट करना है इससे, ठीक है, जिससे कि अच्छे जो पढ़ने वाले जो जनरली कंसर्न हो चीज़ों को लेकर, ठीक है, वो लोग हमारे साथ जुड़े और एक अच्छा ग्रुप तैयार हो सके हमारा, ठीक है। हम UPSC को लेकर जो है हम चाहते हैं कि UPSC का जो है आपका 1 पॉइंट सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाए, सारी फैसिलिटीज़ आपको दे, सारे मतलब नॉलेजेबल फैसिलिटीज़ एंड इन्फॉर्मेटिव। कल को ऑब्वियसली बात है हम बाकी चीज़ों में भी हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो हम आपको दे सकते हैं, जो हमारे पास है हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं जो कुछ भी है, लेकिन हम तैयारी करते हैं और तैयारी करके आपकी भी तैयारी करवाएंगे और बाकी आगे बढ़ाएंगे सारी चीज़ों को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।